गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और रेखा कह रही है राजस्थान में बारिश हो रही है बहुत। हाँ, मेरी भी एक फ्रेंड से बात हुई तो बताया मुझे, आज सुबह की ही बात है कि देन आई गॉट टू नो कि हाँ भाई राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। एक्चुअल में जहाँ बारिश के लिए लोग प्रे करते थे, यज्ञ कराते थे एंड ऑल, अभी इतनी ज्यादा हो गई है कि संभाला नहीं जा रहा है ना। चलिए खैर, एक बार बताइए, यही है नेचर का कमाल, हम कुछ कर तो सकते नहीं है इसमें। और तबीयत वगैरह सब ठीक है यार। इंटरनेट की अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को एक बार बताओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। पता नहीं ऐप में नहीं है बस ये दिक्कत, भगवान की दुआ से। अदरवाइज यूट्यूब पे तो बुरी हालत है, मैं लाइव भी नहीं जा पा रही हूँ इस चक्कर में, क्योंकि समस्या जो है वो बनी हुई है ना। तो एक बार आ जाओ, कमेंट कर लो और बताओ कि क्लास ठीक से चल रही है, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। एग्जाम से डर नहीं लगना। हाँ आएगा इसमें यार, D+O बैच जल्दी आएगा। ऑफलाइन के 2 पेपर सॉल्व कर लो, 3 कर लो हद से हद, 2019 के दोनों और 2018 का एक पेपर। उसके अलावा ऑफलाइन का आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आज फुल एनर्जी से बिल्कुल पढ़ेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया, क्लास ठीक से चल रही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। तो एक बार आ जाओ, कमेंट कर लो। कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ से तो बढ़िया चल रही है। पता नहीं है यूट्यूब का ही कुछ तो पंगा है। 720p पे चला के देखें। हाँ, ऑल गुड ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत मतलब हमने सारे संसाधन लगा दिए इस चक्कर में, ये करने में कि नया कनेक्शन लगवाएं, ये करें वो करें। चलिए खैर, करते हैं शुरुआत, समझते हैं एक बार। और क्वालिटी आप लोग इंक्रीज करके देख लीजिएगा अगर किसी को समस्या हो रही हो देखने में तो। बात ठीक है या नहीं है? प्रयागराज की पावन भूमि से सादर प्रणाम। चलिए बहुत बढ़िया। डर लग रहा है कैसे होगा क्या होगा। आदर्श थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करते रहना है। डर सबको लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। बीपीएससी का तो चल रहा है अभी बैच। फ्री ऑफलाइन क्लासेस का यार थोड़ा सा पंगा है। अभी रिसेंटली पता लगा है कि जो ऑफिस में जहां स्पेस है, जहां पे क्लासेस होती हैं, वो जो है आपका ऑक्यूपाइड है कुछ रीजंस के कारण। तो जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल होता है उसमें मतलब 200 लोगों की ही सीटिंग है और उतने कम लोगों में चल नहीं पाता क्योंकि लोग ज्यादा आते ही हैं। तो उस केस में उससे तो कहीं ज्यादा जो है लोग आपके बैच में ही हैं, तो मतलब वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप लोगों को ही असुविधा हो जाएगी कि आप दिल्ली भी आएंगे, किसी को खड़े रहना पड़ रहा है, कोई बाहर खड़ा है, तो उसमें वो प्रॉपर डिस्कशन हो नहीं पाएगा। तो इस बार का मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो करके या तो ऑफ रखें यार। यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगी। और मेरा मूड ऑफ है आज, पिंकी कह रही है। कोई बात नहीं पिंकी, लाइफ है, ऐसे 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 ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं, है ना। लेकिन कोई लंबे समय तक कोई चीज अगर मूड खराब करे तो उस पर काम कर लेना चाहिए। उसको या तो निकाल देना चाहिए या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम को, यानी डील कर लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया यार। यूट्यूब पे मैं ट्राई करके देखूंगी, एक बार टेस्टिंग होगी उससे पहले। अगर हो पाई चीजें तो बिल्कुल कर देंगे। आज से मैराथन क्लास थी, मैं भी जानती हूँ ईशा। आज से नहीं, इवन 1 तारीख से थी, बट ये इंटरनेट के चक्कर में ना। हाँ बहुत बढ़िया आरती, बहुत ही बढ़िया। हाँ चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर करें वो लोग जिनकी मॉक में स्कोर खराब आता है, वो प्रीवियस ईयर में सुधारने की कोशिश करें। बट उम्मीद अभी ना छोड़ें, क्योंकि अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पेपर तो देखे आना है। तो उससे अच्छा है कि आप उम्मीद छोड़ेंगे तो। हाँ, मम्मी अभी बेटर है, नाना जी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। अब हमने बहुत पारिवारिक बातें कर ली, चलो अब क्लास पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं अटक रहा। हम ADHD की बात की थी कल, है ना। हमने डिस्लेक्सिया की बात की थी, डिस्ग्राफिया की बात की थी, है ना। डिस्कैलकुलिया की बात की थी कि कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ये सब की बात की थी थोड़ी थोड़ी। अब बात ये थी कि अर्ली स्ट्रेटेजीज क्या होंगी अर्ली आइडेंटिफिकेशन की। यानी कि अगर कोई दिव्यांगता है, कोई समस्या है बच्चे को, तो उसको पहचानने की प्रारंभिक रणनीतियां क्या होंगी। अगर समय से नहीं पहचाना गया, बच्चे को ADHD था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो चीज और सीवियर होती जाएगी और हो सकता है उसकी वजह से और भी समस्याएं बनती चली जाएं। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन एक तरीका है। एक तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बोले तो अवलोकन। अवलोकन इज अ वे, यानी ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करके डेली बेसिस पे हम उसको क्लासरूम में देख रहे हैं, प्ले ग्राउंड में देख रहे हैं, है ना। हम उसको कोई एक्टिविटी हो रही है स्कूल में, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसको हम खेलते हुए भी देख रहे हैं, काम करते हुए भी देख रहे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, जो भी चीजें वो करता है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा उछल उछल के तो नहीं देख रहा। अगर मान लो किसी को देखने में दिक्कत है तो वो क्या है, अब भाई हो सकता है वो बच्चा जिसका आईसाइट वीक हो गई है, जिसकी मान लीजिए
वो खड़े होके बार बार देखता हो, पलकें ज्यादा झपकाता हो, आए ज्यादा ब्लिंक करता हो आईज को अपनी, या फिर वो कहता हो मैडम थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, या फिर जिसको सुनने में दिक्कत है वो रिपीट करने को कहता हो, या खड़ा होके सुनने की कोशिश करता हो, है ना। या फिर अगर कोई एडीएचडी वाला बच्चा है तो वो इधर उधर उछल कूद ज्यादा करता है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस करता रहता है ना, ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाता, तो ये लक्षण है। ऑटिज्म वाला बच्चा है, रिपीट बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है चीजें, या बड़ा परेशान सा हो जाता है कम्युनिकेशन के टाइम पे। तो ऐसे इन लक्षणों के आधार पे, या कोई बच्चा जिसकी नोटबुक आपको दिख रहा है रिवर्स राइटिंग है, उसमें 100 को वॉज लिखा हुआ है और डॉग को गॉड लिखा हुआ है ना, रिवर्स राइटिंग है, 6 को 9 पढ़ता है। शुरुआत में तो ये चीजें नॉर्मल होती है कि बहुत सारे बच्चे, हमने भी बी और डी में कभी ना कभी गलती की होगी बचपन में, बट अगर ये चीज कॉन्टिन्यूअसली आपको दिख रहा है, बच्चे को पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी है, पढ़ना पाता ही नहीं है ना, तो ये सब चीजें जो हैं आपको ऑब्जर्व करके पता लगेगी कि बच्चे को समस्या है। फिर आप जाएंगे, अगर उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है ना, निकल जाएगा। रुक कर चल रही है क्लास, हाँ यही समस्या है जिसने जान ली हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूं इस बात से, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, मैराथन 1 तारीख से अनाउंस करनी थी, है ना। देखिएगा, खैर अगर हम बात करें, यही लाइफ है, कुछ ना कुछ फॉर्म में परेशानियां चलती रहती हैं। तो ऑब्जर्वेशन एक तरीका हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्क्रीनिंग। दूसरा तरीका क्या हो गया, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिए जाते हैं, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा एक बार, हाँ कोई कह रहा सही चल रही है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करें कि बच्चे को स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ होता है कि जैसे साइकोलॉजिस्ट है कोई, तो आप उसके पास लेकर के गए बच्चे को, आप वहां पे टेस्ट करवाएंगे, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो कोई एक्टिविटी करा सकता है। स्क्रीनिंग में प्रॉपर पता लग जाता है, या हो सकता है जरूरत पड़ी तो कुछ और मेडिकल तरीके अपनाने पड़े जिससे कि चीजें पता चल जाए। तो स्क्रीनिंग प्रॉपर फिर एक नेक्स्ट लेवल का तरीका है जिसमें आप पता करते हैं आइडेंटिफाई पैटर्न्स। आइडेंटिफाई पैटर्न क्या है कि आप इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं किसका, पैटर्न्स का। आप देख रहे हैं एक पैटर्न बार बार बन रहा है, बच्चा कोई चीज बार बार किसी एक पैटर्न में करता है, तो अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको हर एक बच्चे के बारे में चीजें पता लगती हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ तीसरा तरीका कि आप शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लें। अगर लेट हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में तो क्या होगा, मल्टीपल डिसेबिलिटीज बन सकती हैं, या बच्चे को जो सही तरीका था सिखाने का, आपको पता चल गया इस बच्चे को एडीएचडी है ना, तो अब आपको पता है अगली बार से आपको किन चीजों का ध्यान इस बच्चे के साथ रखना है, उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर के इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यदि बनाना है, या यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के लिए कुछ काम करना है जिससे उसके हिसाब से उसकी नीड को ध्यान में रख करके सिखाया जा सके, तो हम सिखाएंगे, ठीक। अब अर्ली स्ट्रेटेजीज, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है ना। अर्ली इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन, जांचना, पता कर रहे हैं आप पैटर्न्स देख करके, ये जांच रहे हैं कि बच्चे को कोई समस्या है कि नहीं। अगर बार बार उठ करके खड़ा होकर देखता है, आगे से पीछे से आगे आना पड़ता है, क्लियर नहीं दिखती चीजें, सुनती नहीं है, तो ये पैटर्न है जो आप बार बार देख रहे हैं कि ये चीज कभी कभार होना नॉर्मल है, सबके साथ होता है, कोई बात आपने नहीं सुनी, बट आपको पता लगे यार व्यक्ति हर बार, जो बच्चा है वो आंखें ही मलता रहता है, या फिर रेड रह रही है आंखें, या फिर उसको ठीक से देखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पैटर्न्स को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना बच्चे का। स्ट्रेटेजीज फॉर अर्ली इंटरवेंशन, ओपीएस बोल देते हैं इनको। ओपीएस मतलब ये हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है कि कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो शुरुआत में ही, जिनका ध्यान रख के इन बच्चों के साथ डील किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, कराएंगे रागिनी, पहला तरीका है ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी। अगर वो बच्चा है जिसको मान लीजिए कोई चलने फिरने में दिक्कत है, या कोई और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कहीं पे भी मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जो फिजिकल है, तो फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करके, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और वो आपके साथ डील करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा। अब व्यावसायिक चिकित्सा क्या है, व्यावसायिक चिकित्सा है कि आपको बेसिकली बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिलाई जा सकती है कि वो उस एक
पर्टिकुलर फील्ड में कुछ चीजें सीख जाए और उसका काम चल जाए आगे के लिए। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी दिलाई जा सकती है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी क्या है, बच्चों बार बार अटक के बोलता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो वाक चिकित्सा में उसको बहुत सारे तरीकों से हैंडल किया जाता है। और वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्टैटरिंग, स्टैमरिंग, हकलाना तुतलाना, ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें फिर ये चीज काम आती है। ओपीएस बोले तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पी फॉर फिजियोथेरेपी, एस फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। ये तरीके हैं, ये स्ट्रेटजीज हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। किसके लिए? उन बच्चों के लिए जिनको डिसेबिलिटी है। तो ये 2-3 तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियर फ्री स्कूल एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट है वो बैरियर यानी बाधा, बैरियर नहीं होते वो पुलिस बैरिकेड लगा करके रखती है, वैसे कि जो बाधा बने, रास्ता दौड़ के जा रहे थे आप, बीच में बैरिकेड लग गया, बाधा बन गई। तो ये जो बाधा है, बाधा मुक्त विद्यालय होना चाहिए, बैरियर फ्री स्कूल एनवायरमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। बाधा मुक्त विद्यालयी वातावरण, यानी आपका जो स्कूल का एनवायरमेंट है वो बाधात्मक ना हो, यानी बाधा ना बने, प्रॉब्लमेटिक ना बने। शोर मचा हुआ है स्कूल में, टीचर सामने है तो पढ़ नहीं पा रहा बच्चा, कोई और समस्या आ रही है, डांट लग रही है, किस दिन कुछ और हो जा रहा है, मतलब बाधाएं कम होनी चाहिए। बच्चे को चलने में दिक्कत है तो आपने उसको 4th फ्लोर पे बना दिया और स्कूल में ना लिफ्ट है ना तो रैंप है। अब बच्चा कैसे पहुंचेगा 4th फ्लोर तक, जिसको चलने में दिक्कत है, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। एक बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, आप क्या करते हैं, सिर्फ लिखवाते ही हैं, ठीक से बोलते भी नहीं है क्लियरली अपने शब्दों को। जबकि आपको अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए, स्पष्ट रूप से आपका उच्चारण होना चाहिए, थोड़ा लाउड आपका उच्चारण होना चाहिए। यदि किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, कोई विजुअली चैलेंज है, मतलब कम देख पाता है, तो आप लेटर्स को बड़ा लिख सकते हैं, है ना, या ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीड के हिसाब से क्लासरूम में एडजस्टमेंट लाना इंक्लूसिव एजुकेशन है, बच्चे की नीड के अनुसार, ठीक है ना। तो ये बात यहां पर जरूरी है आरती सरोज कि हम समझ के रखें। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया जी। तो बैरियर मतलब बाधा, बैरियर मतलब बाधा, हिंदी में बैरियर का मतलब होता है बाधा। बैरियर फ्री यानी बाधा मुक्त विद्यालय वातावरण। हमें पता है विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, बच्चे के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बच्चे को मजा आए उस एनवायरमेंट में, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा ग्राउंड में भी खेले, उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज भी हो, उसकी एज का, उसकी सारी चीजों का ध्यान रख करके हम एक अच्छा एनवायरमेंट उसको दे पाए। अच्छा एनवायरमेंट किसको कहेंगे? अभी किसी ने कहा कि घर में समस्या चल रही है, बताओ क्या करूं। आधे से ज्यादा घर वालों की समस्या ही चलती रहती है भारत में, है ना। उन्हें पढ़ी ही नहीं है कि कोई पढ़ाई कर रहा है भैया, या जिनको पढ़ी है उनके बच्चों को नहीं पढ़ी होती कई बार, है ना। तो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट ही कॉन्ड्यूसिव नहीं मिल रहा कि पढ़ रहे हो, चलो ठीक है एक काम करते हैं हम तुम्हें खाना टाइम से दे देंगे, या एक काम करते हैं तुम बैठ करके पढ़ लो, शोर शराबा नहीं करेंगे, लड़ाई बाद में कर लेंगे, पेपर आ रहे हैं अभी, वॉट। तो ये सब क्या है, ये है आपका बैरियर फ्री एनवायरमेंट आपका प्रोवाइड कराना। तो ये बैरियर फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपका घर क्यों ना हो, मतलब बाधा ना बने एनवायरमेंट, उसको बैरियर फ्री हम कह रहे हैं। अब बाधा, अगर मान लीजिए एक बच्चा है जो जा रहा है कहीं पे, तो उस केस में ये जरूरी है कि आप ये देख लें एक बार कि मेट्रो में जा रहा है तो एटलीस्ट व्हील चेयर का प्रावधान हो, वो एनवायरमेंट बाधा ना बने बच्चे के लिए। मेरे एंड पे एकदम क्लियर चल रहा है, बढ़िया एकदम, है ना। तो वो एनवायरमेंट बाधा नहीं बनना चाहिए बच्चे के लिए। चलिए खैर, तो ये एक बेसिक बात हो गई। फिर अगर हम बात करें तो बैरियर फ्री एनवायरमेंट यानी BFE बोलते हैं इसको, इज द एनवायरमेंट वेयर ऑल थिंग्स आर एक्सेसिबल टू ऑल चिल्ड्रन। हर बच्चा हर चीज को एक्सेस कर सकता है। प्लेग्राउंड जाना है तो बच्चे के पास व्हील चेयर भी यदि है तो ऐसे रैंप बने हुए हैं, सीढ़ियां नहीं है कि वो उस व्हील चेयर से जा ही ना पाए। अगर कोई बच्चा है, बाकी बच्चे हैं जो नॉर्मली खेलकूद लेते हैं, एक बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, एक बच्चा जिसको चलने में दिक्कत है, तो फुटबॉल खिला रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड कर लिया आपने बीच में, वो चेयर पे बैठ के खेल लेगा, थोड़ा पास कर लेगा, मतलब उसको पार्टिसिपेट कराना है। बच्चों को ये महसूस नहीं कराना कि तुमको देखने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तुमको तो हम एक्टिविटीज में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तुम तो अलग बैठ जाओ। ये करना गलत होगा। अलग थलग नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चों को अलगाव नहीं करना है, इंक्लूड करना है ना। सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग थलग बच्चे को नहीं करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है ना। क्या करना है? इंक्लूजन पॉजिटिव वर्ड है, लेबल नहीं करना बच्चे को, अलगाव नहीं चाहिए हमको, उसको सेपरेट बिठा दिया, है ना, सेपरेट स्कूल में ले गए जहां पे सिर्फ वो बच्चे पढ़ते हैं जो दृष्टिबाधित हैं, विजुअली चैलेंज्ड, नहीं, सभी बच्चे जहां एक साथ पढ़ सकें, है ना। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे? एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे थे जिस दिन हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत की थी। तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात हुई थी, सभी के लिए शिक्षा। इंक्लूड करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे बच्चे को, है ना, अलग थलग नहीं करेंगे बच्चे को। क्या होना चाहिए? सिस्टम में चेंज बच्चे के लिए, बच्चे में चेंज नहीं सिस्टम के लिए। तो ये सब बातें हैं जो कि जरूरी हैं, ठीक।
बैरियर फ्री एनवायरमेंट यानी BFE इज नॉट लिमिटेड टू दी ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर, इट गोज बियॉन्ड दी इंस्ट्रक्शन, कंटेंट एंड एटीट्यूड्स। भाई टीचर्स को अपने एटीट्यूड में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। कैसे? अगर आप बच्चों कह रहे हैं, किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है, अरे अंधे हो क्या, तो ये खराब चीज है, ये आपने लेबल कर दिया बच्चे को। हाँ, एक ही छत के नीचे सबको हम शिक्षा दे पाए, ठीक है ना। इवेल्युएशन ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इवेल्युएशन पॉजिटिवली यूज होना चाहिए, बट हम कई बार उसको अगर बार बार टेस्ट लेने के फॉर्म में देखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, नहीं हरदीप, हाँ हाँ हाँ, चरम सीमा पे ससुराल में ये समस्या पढ़ने की, और सारे काम भी आपको करने हैं, पढ़ना है तो आपकी मर्जी है, वो आपका सरदर्द है, आपने चूज किया है ना। तो ये कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है। वो जो लोग उस एनवायरमेंट के अगेंस्ट लड़के भी कामयाबी पा रहे हैं, सोचो कितनी आग उनके अंदर होगी। देखिए, बैरियर फ्री एनवायरमेंट BFE इज नॉट लिमिटेड टू द ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी ये कोई शारीरिक बनावट से नहीं है, स्कूल के शारीरिक ढांचे से नहीं है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये बिल्डिंग है, ये इसमें रैंप भी बना दिया आपने, लेकिन टीचर्स जो है बच्चों को बिठा करके, और एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है उसको अंधा कह रहे हैं, दूसरा बच्चा उसको लंगड़ा कह रहे हैं, तीसरा बच्चा किसी को कुछ और बहरा कह रहे हैं। ये गलत चीजें हैं, ये हम लेबल नहीं करेंगे इस तरह से। क्यों? क्योंकि हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, बच्चे को भी वो चीज महसूस ना हो, है ना। तो ये क्या होगा, सबका साथ सबका विकास, एग्जैक्टली सबको साथ लेकर के चलना है। द ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, उसके बियॉन्ड जाएगा। कैसे? एक तो इंस्ट्रक्शन में, यानी आपके मेथड में पढ़ाने के, हर बच्चे को इंक्लूड करेंगे। जो बच्चा लिख नहीं सकता भाई उसको प्रिंट आउट दे दो, जो बच्चे को कुछ और समस्या है उसको एक्टिविटी करके सिखा दो, है ना। कंटेंट में भी अपने चेंज लाना है कि हर बच्चे को इंक्लूड किया जा सके। अपने एटीट्यूड्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंक्लूजन के लिए क्या जरूरी है, टीचर्स और स्टूडेंट्स, बाकी बच्चों को भी आप क्या करें, ऐसा महसूस कराएं कि यार कोई बात नहीं, हम सभी में डिफरेंसेस होते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और ये अच्छी बात है, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। आपस में दोस्ती करें, बच्चे एक दूसरे को मदद करें, कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें, एक साथ सीखें, एक दूसरे का सहयोग करें। ये है एटीट्यूड में परिवर्तन, कि हम ये ना सोचें कि किसी के पैर में दिक्कत है या आंखों में दिक्कत है तो वो सीखने के काबिल नहीं है, ये सबसे खराब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन। डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, किसी भी रूप में वंचित हो सकता है व्यक्ति, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। समाज ने कहा तुम्हारी जाति के लोग तो पढ़ाई नहीं करते, तुम तो ये नहीं करोगे, तुम तो वो नहीं करोगे, तुम तो गांव से हो, तुम तो शहर से हो, यानी हाशिए पे हैं बच्चे, किसी भी आधार पे उनको डेप्राइव्ड चिल्ड्रन कह रहे हैं हम, डिसएडवांटेज कह रहे हैं, और लाभान्वित कह रहे हैं कि उनको लाभ उतना नहीं मिला जितना बाकियों को मिलना चाहिए था। तो इनके साथ डील करने का तरीका क्या है, ये 4 चीजें हैं जो हमें डील करना सिखाएंगी। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी कैसे स्कूल्स को एस्टेब्लिश करना जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हो, जहां पे रहा जा सके। अगर बच्चे के पास वो एनवायरमेंट नहीं है, डेप्राइव्ड है, तो आप देखते हैं नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, वहां क्या है, रहने का मौका, या कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय, बालिका विद्यालय सॉरी। तो इस तरह के स्कूल्स या एकलव्य मॉडल स्कूल्स, ये सब क्या है, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स का एग्जांपल है, यानी वहां बच्चे रह भी सकते हैं, वहीं पढ़ सकते हैं, घर पे क्या चल रहा है उनको टेंशन नहीं है, सरकार उनको हेल्प दे रही है, अच्छे हैं तो अच्छा माहौल मिलेगा और पढ़ के निकल जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इसके लिए एक तो रेजिडेंशियल स्कूल्स जहां रहने की भी सुविधा है, खाने की भी सुविधा है, पढ़ने की भी सुविधा है, उनको लेकर के आना है। फिर क्या है सेकंड, फाइनेंशियल हेल्प फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। भाई गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है या किसी भी फॉर्म में, अगर आप देखते हैं ना, वजीफा सुना होगा आपने, है ना। तो हम ये कहते हैं जो ग्रांट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि इतना पैसा मिल गया, इस क्लास को पास करो, इतने % लाओ या वॉट एवर, तो अलग अलग फॉर्म में ग्रांट्स होते हैं, फ्री किताबें, फ्री आपकी यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि ये भी सही रूप में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती कई बार, बट इट इज देयर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, माने वो जनरली पूछा नहीं जाता। टैगोर को भी हम पढ़ेंगे, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हम पढ़ेंगे। तो अगर टैगोर जी की बात कर रहे हैं जब हम, तो टैगोर हुए, चाहे वो फ्रॉबेल हैं, चाहे बाकी लोग हैं, ये फिलोसॉफिकल व्यू में आते हैं, जो एजुकेशन की फिलोसॉफिकल व्यू है। तो उस पर कभी ना कभी चर्चा करेंगे। बस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली पेपर में पूछी नहीं जाती, इसलिए हम पढ़ते नहीं है ना। नहीं तो उनकी फिलोसफी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गीजूभाई भदेका हो गए, श्वेता, जो चीजें कंट्रोल में नहीं है या तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और जो कंट्रोल में है उनको काम करेंगे, है ना। तो फाइनेंशियल हेल्प फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, यानी वंचित समूह के लिए अगर फाइनेंशियल एड को लाया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा, स्कीम्स के द्वारा। क्राफ्ट एजुकेशन, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मान लीजिए कोई दिक्कत है,
उस तरह से नहीं पढ़ाई हो रही, तो कुछ क्राफ्ट हम सिखा दें। क्राफ्ट क्या होता है? कुछ भी ऐसा जिससे उनका जीवन यापन हो सके। कढ़ाई हो सकती है, बुनाई हो सकती है, कोई कारपेंटर का कुछ उस तरह का काम हो सकता है, या कारपेंट्री का कुछ काम हो सकता है। इसके अलावा कोई और स्किल हो सकती है। आजकल इंटरनेट पे डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है, आप बच्चे को एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी 70 तरीके की चीजें सिखा सकते हो। मतलब क्राफ्ट पे उसको काम कराना सिखाना है, जिससे वो कल को कुछ पैसे कमा सके। इंसेंटिव्स टू इंडिजिनेंट फैमिलीज, यानी कि वो उनको इंसेंटिव मिलने चाहिए, उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो फैमिलीज किसी भी आधार पे आपको लगता है कि भाई वंचित रह गई हैं या पीछे रह गई हैं। ठीक है ना? तो ये 3-4-5 तरीके हैं जिनके द्वारा हम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को इंक्लूड कर सकते हैं। और आपने एटीट्यूड में तो परिवर्तन लाना ही लाना है। अब हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात अभी तक नहीं की, बाकी सभी तरह की बातें हमने कर ली थी। तो जब हम बात इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कर रहे हैं, तो वहां पे मतलब क्या है? इसको कहते हैं बौद्धिक विकार। बौद्धिक विकार, हाँ यार थोड़ी तो दिक्कत है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोले तो बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता। ठीक है? अब ये बौद्धिक अक्षमता कौन सी चीज है? अगर हम बात करते हैं बौद्धिक अक्षमता की या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की, तो अब हम किनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कह रहे हैं? जिनका आईक्यू कम है। आईक्यू के आधार पे हम यहां बात करते हैं, आईक्यू टेबल की बात की थी हमने। तो इन अर्ली ईयर्स दोज विद एमआर, इनको मेंटली रिटार्डेड कह देते थे, है ना, या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहते हैं। यूज्ड टू बी जज्ड बाय आईक्यू लेवल। हम आईक्यू के द्वारा पुराने समय में से ही जज करते आ रहे हैं कि वो बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, यानी इंटेलेक्ट उतना बेहतर नहीं है, रिटार्डेड है। तो इसकी 3 तरह की कैटेगरी होती है। ईटीसी से आप याद रख सकते हो। ई फॉर एड्यूकेबल मेंटली रिटार्डेड या मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, एड्यूकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। टी फॉर ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर रिटार्डेशन, और आर फॉर ईटीसी है तो सी फॉर कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। तो ईटीसी, ईएमआर क्या है? ईएमआर है एड्यूकेबल, ई फॉर एड्यूकेबल यानी पढ़ाने योग्य, मेंटल रिटार्डेशन यानी ये ऐसा मेंटल रिटार्डेशन है, ऐसी मानसिक मंदता है। इनका जो आईक्यू लेवल है कितना है? हमें पता है नॉर्मल आईक्यू लेवल एवरेज क्या होता है? औसत 90 से 110 के बीच में, ये औसत आईक्यू है। इससे ऊपर फिर वो या तो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, या नहीं तो फिर 130 प्लस होते ही क्या हो जाएगा? वो जीनियस कहलाएगा। 140 प्लस होते हैं वो गिफ्टेड कहलाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं एड्यूकेबल की, एड्यूकेबल मतलब इनको पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा बहुत शिक्षा दी जा सकती है इनको। 50 से 69 हमको आईक्यू चाहिए। बॉर्डर लाइन पे होते हैं 70 वाले, ठीक है ना? तो 50 से 69, 50 to 69 जिसका आईक्यू है वो एड्यूकेबली मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आएगा। यानी मेंटल रिटार्डेशन तो है, यानी मेंटली समस्या तो है, मेंटल मानसिक मंदता तो है, लेकिन एजुकेशन कुछ हद तक इनको दी जा सकती है। बेसिक एजुकेशन इनको हम दे सकते हैं। बात सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। फिर आता है ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि हम ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन क्या है कि आप बच्चे को ट्रेन कर सकते हो, है ना? आप क्या कर सकते हो? बच्चे को ट्रेन कर सकते हो। किस चीज के लिए ट्रेन कर सकते हो? बेसिकली कुछ बेसिक क्राफ्ट उसको सिखा सकते हो, उसको खाना पीना सिखा सकते हो ताकि वो अपना ध्यान रख सके। ठीक है ना? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया ऐश्वर्या। तो अगर हम देखें तो ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन यानी आप ट्रेन कर सकते हो बच्चे को कुछ बेसिक एक्टिविटीज कुछ क्राफ्ट सीख के, ताकि उसका जीवन यापन हो सके। 35 से 50 आईक्यू वाले लोग ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं। कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन क्या है? यानी ये बच्चा खुद का ध्यान खुद नहीं रख पाएगा, एक व्यक्ति चाहिए कस्टडी के लिए, चाहे कोई पेरेंट हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, यहाँ पे वो चाहिए ही होगा। ठीक है बात या नहीं? ठीक है ना? कोई ना कोई कस्टडी में चाहिए जो ध्यान रख पाए। ये बच्चे खुद से अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। सूसू पॉटी, खाना पीना, कपड़े बदलना, ये खुद का भी ध्यान नहीं रख पाते। ठीक है? हैप्पी बर्थडे कॉम्पिटिटिव। ठीक है? तो ये 3 कैटेगरी हो गई। ईटीसी एड्यूकेबल मेंटल रिटार्डेशन, ऊपर से शुरू होगा, ज्यादा आईक्यू होगा ऑफकोर्स। तो 50 से 70, क्योंकि 70 में पता है आपको वो बॉर्डर लाइन हो जाएगा कि वो बॉर्डर लाइन पे है, अब आप उसको प्रॉपर पढ़ा पाएंगे। लेकिन ये एड्यूकेबल है यानी कुछ हद तक आप इनको एजुकेशन दे पाएंगे। ट्रेनेबल है तो ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन है, यानी ट्रेन करके कुछ छोटा मोटा सिखा सकते हैं जीवन यापन करने के लिए, क्राफ्ट वगैरह, तो 35 से 50। कस्टोडियल जहां पे वो खुद का भी ध्यान नहीं रख पाएगा तो आईक्यू बिलो 25। ठीक है ना? बात सही है या नहीं है? ठीक है? हाँ। लाइब्रेरी चले जाओ, ज्यादा समस्याएं हैं अगर परिवार में तो पढ़ने के लिए।
ठीक है चांदनी, धन्यवाद भाई। हाँ ठीक है पायल। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिक सी बातें हैं ईटीसी। अब इसका दूसरा नाम है, दूसरे फॉर्म में इसी बात को कह दिया जाएगा किस तरह से, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। एक तो था आईक्यू के आधार पे जो हम जनरली कह देते हैं कि एडुकेबल है ना, एडुकेबल का हमें पता था, जो 50 से 69 वाला है उसको हम एडुकेबल कह रहे हैं। ईटीसी की बात कर रहे थे ना, तो एडुकेबल की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम एडुकेबल की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, 50 से 69 के बीच में था। ठीक, जब हम ट्रेनेबल की बात कर रहे थे, ट्रेनेबल की बात कर रहे थे तो ये 35 से 50 के बीच में था। जब हम कस्टोडियल की बात कर रहे थे, कस्टोडियल की, तो ये किसके बीच में था, ये था आपका बिलो 25, बिलो 25। होपफुली यहां तक देख पा रहे होंगे। हाँ, लेकिन जब हम क्लिनिकल टर्म्स की बात करते हैं तो 4 लेवल्स हो जाते हैं, 3 की जगह। जो क्लिनिकल वे में या क्लिनिकली जब हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो 4 लेवल्स ऑफ एमआर हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। वहां पे हम जनरली जो सामान्य परसेप्शन था समाज का, उसके आधार पे 3 फॉर्म थी। क्लिनिकली अगर हम देखें, मेडिकली अगर हम देखें तो 4 हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम कह देते हैं, यानी बहुत हल्का फुल्का, जिसको हम क्या कह रहे थे, जिसको हम कह रहे थे कि भाई ये व्यक्ति जो है एडुकेबल है, वो 50 से 70 के ग्रुप में आएगा, जिसको माइल्ड कहते हैं। फिर आता है मॉडरेट, यानी इससे थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है। माइल्ड है हल्का फुल्का, मॉडरेट में 35 से 50 आईक्यू वाले लोग आ जाएंगे, है ना। सीवियर यानी बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 20 से 34 आईक्यू। प्रोफाउंड यानी बेहद, अब मामला खराब हो गया, ये हो गया आईक्यू बिलो 20। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। द आईक्यू रेंज बिटवीन 71 to 85 इज कंसिडर्ड टू बी बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस, यानी एकदम बॉर्डर पे है व्यक्ति, उसको पढ़ाया जा सकता है 71 to 85 वाले आईक्यू के लिए। सीटेट में क्लासिफिकेशन जनरली नहीं पूछता, बट पूछ ले तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, है ना। सीटेट में जनरली नहीं पूछता ये क्लासिफिकेशन। तो यही आज की छोटी छोटी बातें थी। अब आपको कुछ भी लगता है ना, एक आईडीसी एक्ट आया था 1976 में, शायद मैंने आपको बताया भी था, है ना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको एनवायरमेंट कैसा देना है, बैरियर फ्री एनवायरमेंट देना है, जो बच्चे के लिए रुकावट ना बने, उसको आगे बढ़ाए। आपका जो स्कूल की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक्सेसिबल होना चाहिए सभी के लिए। हर तरह का बच्चा, जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता, है ना, ब्रेल लिपि से लेके जितने संसाधन अगर होंगे, टीचर के एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए, जो भी क्लासरूम में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से आपको बच्चे को आगे लेकर के जाना है। ये सारी बातें हो जाएगा रिंकल आराम से, ठीक है ना। क्लियर है बात। प्रीवियस ईयर डलवा दिए होंगे बिल्कुल आपकी टीम ने, एक बार चेक करना, ठीक है। चलिए फिर कोई और बात हो तो आप बताइए, नहीं तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। कोई और बात है तो बताइए। बफरिंग कह रहा है कोई तो, इशिता, शक्ति हो चुका है, जन्मदिन है आज, सुनील कह रहे हैं। अच्छा, सभी को हैप्पी बर्थडे भाई, जिनका भी बर्थडे आज। नहीं अब नहीं होगा एग्जाम सेंटर चेंज, कोई टेंशन नहीं लेनी, मस्त अपना जो नोट्स मिले हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हो। मैंने सीडी भी प्रैक्टिस की, आपका एक अलग से वो भी बनवा दी है, और मैराथन क्लास भी होगी, एक क्लास से ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। सीडी भी प्रैक्टिस सबसे लास्ट सेक्शन है आपका, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो वहां पे वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल होती है कि आप इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आज के सेशन में दी, उसको प्रोसेस करके समझ कितना पा रहे हैं, ब्रेन आपका कितना प्रोसेस कर पा रहा है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत तरफ से आती है, हमारे दिमाग में कितनी प्रोसेस हो पा रही है, वो चीज है। ऑफलाइन यार मैं नॉर्मल बेसिस पे नहीं पढ़ाती हूँ, कभी कभी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ। यूट्यूब पे क्लास होगी कि नहीं, मुझे मैराथन आज से स्टार्ट करना था, इवन परसों से, बट देखती हूँ मैं, एक बार टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग के बाद पता लगेगा कि आज हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ऐप पे तो नहीं उतना अटकता है जितना यूट्यूब पे जो है बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हालांकि नया इंटरनेट और वो सारी चीजें भी चल रही हैं, बट वो अचानक से नहीं होता, इन लोगों की भी प्रोसेसेस हो जाते हैं। तो लेट्स सी, चलिएगा। खैर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कोई और बात हो तो बताइएगा। मैराथन क्लास जल्दी ही शुरू करेंगे, अगर कल सब ठीक हो गया तो कल कर देंगे। चलिए आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। बीएड के जिनके एग्जाम खत्म हो गए हैं तो उनको शांति से बैठ के, एक तो जो वो फ्री नोट्स दिए हुए हैं वो देख लेने चाहिए, और दूसरा आपका एक काम और कर लेना चाहिए कि हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बेसिक चीजें सिखा देते हैं कि जिससे वो जीवन यापन कर ले अपना। बताइए कोई और समस्या आपको हो तो, क्योंकि आज यही एक छोटा सा चैप्टर था। अब हमारे सामने कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका एनईपी हो गया, जैसे आपका जो है और कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपकी होंगी वहां पे।
मुझे लगता है ऐप में वैसे भी थोड़ा सा डिले होता है शायद, तो यूट्यूब पे एकदम रियल टाइम चल रहा होता है, तो उस वजह से यूट्यूब पे दिक्कतें यहाँ नहीं है, कुछ तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कल होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए खैर, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टैग वर्ड की क्लास भी करा दूंगी, डोंट वरी, टेंशन ना लो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे, फ्राइडे है वैसे कल, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कोशिश करूंगी सैटरडे को भी अगर क्लास ले पाऊंगी तो ले ही लूंगी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये आज मुझे डाउट भी था इवन कि चलेगी भी क्लास या नहीं, बट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच। अभी आगे के टॉपिक्स हैं जो हमें सीसी थोड़ा पढ़ना है, एनपीई हमें पढ़ना है, एनसीएफ और आरटीई पढ़ना है, ये 4 टॉपिक्स आपके हैं, और एक वो डेवलपमेंट का जो छोटा सा था। सवाल क्यों नहीं लेते यार, सबके सवाल ले पाना संभव नहीं होता, समझ पा रहे हो ना बात को। हम्म, हो सकता है सैटरडे तो मैं, अगर कल एक बार इंटरनेट का फाइनल हो जाए तब हम बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ये छोटा सा सेशन